पिछले वीडियो में हमने जहाँ पर स्टॉप किया था, इस वीडियो में वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि तात्विक मीमांसा के धरातल को छोड़ना शिक्षा के लिए ना तो संभव ही है और ना खतरों से खाली। साथ ही संसार की यथार्थता और संसार की असारता के दो परस्पर विरोधी मतों से बने अलग अलग खेमों में से किसी एक खेमे में बैठकर भी शिक्षक के लिए तर्कसंगत नहीं है। उदाहरण के लिए शिक्षा मान लें, संसार का असारता पर विश्वास करने वालों के मत को स्वीकार करके एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लग जाएं जिसमें सभी छात्र दार्शनिक वैरागी शासक बन जाएं, तो संसार की बड़ी दुर्गति होगी। संसार के सारे छात्र इस संसार को माया और भ्रमजाल मानकर जीवन की यथार्थता से मुंह मोड़कर जंग में जा बैठेंगे या जंग में जा बैठे तथा कर्महीन बनकर समाधिस्थ हो जाएं, तो देश का क्या होगा? समाज कैसे चलेगा? कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार और बुनियादी दुनियादारी ठप हो जाएगी। हमारे देश में इस प्रकार की विचारधारा से जहाँ दर्शन, धर्म, कला और साहित्य की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गईं, वहीं संसार के प्रति वैराग्य होने से देश को आक्रमणकारियों का शिकार होकर महान कष्ट भोगना पड़ा। दूसरी ओर संसार में सार है, यही यथार्थ है। इस मत को स्वीकार करें, अपनी व्यवस्था बना लें, तो दूसरे प्रकार के छात्र बनेंगे। उनमें हर प्रकार की वासना और योगेच्छा पैदा होगी। दुराचार और आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि सांसारिक ऐश्वर्य की वृद्धि से मदांध होकर वे विवेक खो बैठेंगे। यह सब कुछ भारत को वर्तमान शिक्षा पद्धति के परिणामों के रूप में देख रहे हैं। तब क्या किया जाए? वास्तव में शिक्षा के लिए किसी एक तात्विक विचारधारा से संपूर्ण रूप से जुड़ जाना उपयुक्त न होगा। शिक्षा तत्व मीमांसा से एक दूसरे प्रकार से लाभ उठा सकती है। इससे दूसरे विकल्प बनता है। वह यह है कि शिक्षा शास्त्री तत्व मीमांसा के क्षेत्र में उत्पन्न सभी मतों और वाद बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन करें, फिर यह देखें कि उसमें कहाँ तक संगति और कहाँ तक असंगति है। यह वर्णनात्मक मूल्यांकन प्रधान ढंग है जो शिक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शिक्षकों के परीक्षण एवं उनकी व्यावसायिक तैयारी करने के कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक एवं तात्विक विचारधाराओं के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक इन सब का मूल्यांकन करके विभिन्न तात्विक मतों से वे बिंदु छांटकर निकल सकें जो देश काल और व्यक्ति के संदर्भ में सार्थक हों। ऐसा करने से अधिकांश अध्यापक शिक्षक न तो अवगत हैं और न ही वे ज्ञानकार भी इस तरफ ध्यान देते हैं। शिक्षा का प्रमुख दायित्व यह है कि वह छात्रों को संसार में सफलतापूर्वक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करें, परंतु इस दायित्व को पूरा करना तभी संभव होगा जब वह पहले निश्चय हो कि संसार की वास्तविकता, उसका यथार्थ क्या है। इस बिंदु पर आते ही मतभेद उठ खड़े होते हैं। एक तत्वज्ञानी यह कहता है कि संसार अनुसार माया और भ्रम है, तो दूसरा कहता है कि यह संसार वास्तविक है क्योंकि यह अनुभवगत है। तो पहले मत को मान लें तो शिक्षा अवस्था का प्रारूप एक प्रकार का होगा और दूसरे का मान लें तो उसका प्रारूप पहले से सर्वथा भिन्न होगा। ऐसी दशा में शिक्षाकर्मी किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर उस नाव के समान बनकर रह जाएगा जो लहरों के थपेड़ों में दिशाहीन होकर चक्कर काटती रहती है। तब तो क्या यह विकल्प चुनना उपयुक्त न होगा कि शिक्षा तत्व मीमांसा के चक्कर से छुटकारा पा ले। अच्छा ही होगा कि वह तत्व मीमांसा को नकारे, परंतु इस विकल्प को चुनना आसान नहीं है, क्योंकि तत्व मीमांसा को नकारने की बात करना एक अन्य प्रकार से तात्विक विवाद को जन्म देना है। ज्ञान मीमांसा तथा शिक्षा दर्शन। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और छात्र की प्रकृति। शिक्षा प्रक्रिया में छात्र ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, अतः शिक्षा का प्रमुख या केंद्रीय बिंदु छात्र है। छात्र एक मनुष्य और सजीव प्राणी है, अतः इसकी प्रकृति की जानकारी प्राप्त करना शिक्षा के लिए आवश्यक है। मानव प्रकृति की जानकारी एक और तत्व मीमांसा से और दूसरी ओर आधुनिक मनोविज्ञान से होती है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य के विषय में कहा गया है कि कुछ लोग सत्य को चेतन मानते हैं और विश्वास करते हैं कि वह चेतन एक पारलौकिक तत्व है और समस्त जीव उसी से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य के अंदर भी उसी तत्व का अंश विद्यमान है, इसे आत्मा कहा गया है। ज्ञान अधिकारी यही आत्मा है।
ज्ञान प्राप्ति में शरीर का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से इस विचार का महत्व यह है कि छात्र के भीतर वर्तमान आत्म तत्व को जानने और पहचानने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि आत्म तत्व ही अनुभव करता है, वही ग्रहण करता है। शरीर की ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उन्हें भोगने वाला वही है। सोते समय मनुष्य स्वप्न देखता है, उस समय ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, परंतु उस समय देखने वाला, गंध लेने वाला और सुनने वाला यही आत्मा है। जिसका अर्थ है कि छात्र के भीतर वर्तमान आत्मा का विकास करना, उसको विकारों से मुक्त करना शिक्षा का मूल दायित्व है। इसमें संदेह नहीं है कि आत्म तत्व शिक्षा से प्रभावित होता है। इसलिए प्राचीन धार्मिक शिक्षा में छात्रों को एक विशेष प्रकार के अनुशासन में रहना पड़ता था। मानव प्रकृति का एक अन्य पहलू सामाजिकता है। कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जंगली पशुओं से भिन्न है इसलिए कि वह अपने समान अन्य पशुओं के बीच रहना पसंद करता है। सच तो यह है कि समाज में रहने से ही उसमें मानवीय गुण जैसे त्याग, सेवा, सहयोग और भाईचारा आदि उत्पन्न हुए हैं। उसकी अनेक खोजें और आविष्कार समाज के कारण संभव हुए हैं। भेड़िया के मान में पले मानव बालक यही सिद्ध करते हैं कि समाज से अलग रहने के कारण वे पशु बन गए हैं। समाज में रहने के कारण मनुष्य को भाषा, साहित्य, संस्कृत और सभ्यता का वरदान मिला। मनोवैज्ञानिकों का एक वर्ग बताता है कि सामाजिकता मनुष्य की आदि प्रवृत्ति है। बच्चा पैदा होते ही सामाजिक बन जाता है। वास्तव में स्नेह और सुरक्षा पाने के लिए उसका सामाजिक होना अनिवार्य है। मनुष्य के भीतर वर्तमान प्रकृति प्रदत्त संवेग या भावनाएं जैसे स्नेह, भय, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष सामाजिकता के सुधार हैं। उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं जैसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आदि तभी पूरी होती हैं जब वह समाज का सहारा ले। अस्तु मनुष्य की सामाजिकता की उपेक्षा शिक्षा नहीं कर सकती। प्राचीन काल की शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि मनुष्य दूसरों के लिए जीना मरना सीखे, और वर्तमान शिक्षा भी छात्रों के सामाजिकरण पर बल देती है। जब हम राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की बात करते हैं अथवा छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करने की बात करते हैं तो हमें छात्रों की सामाजिक वृत्ति के विकास की सुदृढ़ योजना बनानी होगी। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जैसे नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, भारतीय संस्कृति का परिचय, राष्ट्रीय सेवा आदि शामिल करना होगा ताकि छात्र अति व्यक्तिवादी न बन जाएं। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अलग महत्व है। छात्रों के व्यक्तित्व को दबाया नहीं जाना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि वे निपट, विद्रोही और उच्छृंखल न बन जाएं। उनके भीतर वर्तमान प्रतिभा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। छात्र अपनी क्षमताओं का विकास अपने लिए नहीं प्रत्युत अपने चारों ओर वर्तमान समाज के लिए करें। ज्ञान और अध्यापक। कुछ ज्ञान मीमांसकों का मत है कि ज्ञान और मनुष्य के मन में वर्तमान है। यह केवल सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है। ईश्वरीय प्रेरणा से वह स्फुरित होता है। इस दृष्टि से ईश्वर ही ज्ञानदाता है। यदि ऐसा न होता तो हर व्यक्ति अपने प्रयास मात्र से ज्ञानी बन जाता। परंतु बहुत से ऐसे साधु संत, विचारक और ज्ञानी हो गए हैं जिनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और इनके लिए वे ईश्वर की कृपा को साधन मानते हैं। यदि ऐसा विचार सत्य है तो शिक्षा और शिक्षक का कोई महत्व नहीं रह जाता। परंतु व्यवहारिक दुनिया में तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अदृष्ट शक्ति के भरोसे बैठे रहना एक मूर्खता ही होगी। साधारण जन तो अज्ञान के अंधकार में डूबे रहेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा तो कुछ ही लोगों पर होगी। कुछ ज्ञान मीमांसक यह मानते हैं कि ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से वर्तमान, परंतु उसे सक्रिय बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु मनुष्य ही है, परंतु उसमें लोग ब्रह्म या ईश्वर की प्रकृति मानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा चाहिए। वे कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। इस मत के अनुसार शिक्षा और शिक्षक का बड़ा महत्व है, परंतु आधुनिक शिक्षा गुरु के रूप में है। गुरु को जिस विशेष प्रकार से परिभाषित किया गया है, सरल अर्थों में गुरु को तत्वज्ञानी होना चाहिए, जिससे अपने तप, कष्ट सहन से सत्य का दर्शन किया हो और दयावान हो, परोपकारी हो। गुरु दुर्लभ होता है। प्राचीन धार्मिक शिक्षा में ऐसे गुरु का महत्व था जिस शिक्षा केवल कुछ लोगों को दी जाती थी, या कुछ लोग जो साधन संपन्न होते थे शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके लिए गुरु तलाश करके सुलभ कराए जाते थे। आज स्थिति बदल चुकी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा देने और वह भी अनिवार्य और मुफ्त देने का प्रावधान है। ऐसी दशा में इतनी संख्या में गुरु कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं।
अब गुरु का स्थान शिक्षक या अध्यापक ने ले लिया है और शिक्षा ब्रह्म ज्ञान से भिन्न शिक्षा पाने के लिए नचिकेता और सत्यकाम भटकते रहे थे। ज्ञान मीमांसकों का एक वर्ग यह भी कहता है कि छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। जो ज्ञान उस अपने निजी प्रयास से अर्जित करता है वही सच्चा ज्ञान है। इस विचार ने शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला है। बाल केंद्रित शिक्षा के आंदोलन का जन्म इसी विचार से हुआ। अध्यापक एक ऐसे सूत्रधार समान है जो नाटक के मंच की व्यवस्था करता है और अभिनेताओं को निर्देशन देता है, परंतु स्वयं उनके पीछे रहता है। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता देना। इस स्थिति में व्यापक केवल सीखने की प्रक्रिया में निर्देश देता है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि छात्रों को ज्ञान देने में अध्यापक का महत्व किसी न किसी रूप में बना हुआ है। मनोवैज्ञानिक की खोजों से और विज्ञान के आविष्कारों से अध्यापकों के महत्व में अत्यधिक बदलाव आने की आशंका उत्पन्न हो गई है। इसका उदाहरण अभिक्रमित शिक्षण और शिक्षण यंत्र है। यहाँ पर अध्यापक था, जिनके द्वारा अध्यापक से नहीं वरन बनाए गए कार्यक्रम और यंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी ज़माने में शिक्षा की कल्पना अध्यापक के अभाव में ही नहीं की जा सकती थी। आज तो अध्यापक निरर्थक बना जा रहा है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यह परिणाम है। दूरस्थ शिक्षा और आकाशीय विश्वविद्यालय इस दिशा को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके परिणाम जिनके कारण अध्यापक का पद ही समाप्त हो जाए अभी देखना बाकी है। अध्यापक के व्यक्तित्व के क्या मशीनें प्राप्त कर लेंगी, इसका निर्णय भविष्य करेगा। इतना तो सच है कि कागज पर बने शिक्षण कार्यक्रम और मशीनें छात्र के साथ मनोवैज्ञानिक या जो भी हो संबंध का अंतःक्रिया नहीं पैदा कर सकते। कंप्यूटर एक मानवीय भाव से संपन्न होता है जो अध्यापक का स्थान नहीं ले सकता। मूल्य मीमांसा और शिक्षा। अंतर्वर्ती मूल्य और परावर्ती मूल्य। मूल्यों के दो प्रकार हैं, अंतर्वर्ती इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक परवर्ती। कुछ लोगों ने प्रथम को स्वतः मान मूल्य और दूसरे को उपकरणीय मूल्य कहा है। प्रथम प्रकार के मूल्य हैं जिनका अपने आप में महत्व है, जिन्हें हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन नहीं बनाते वरन जिन्हें प्राप्त करना ही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार के मूल्यों में सत्यम शिवम सुंदरम धर्म और काम अर्थ मोक्ष जैसे मूल्य रखे जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के परावर्ती या उपकरणीय मूल्य हैं जिनको हम किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के साधन के रूप में अपनाते हैं, जैसे श्रम, ईमानदारी, निष्ठा आदि। शिक्षा का मुख्य सरोकार अंतर्वर्ती मूल्यों से है, क्योंकि उनकी प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यदि शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी है तो वह अंतर्वर्ती या स्वतः मान मूल्य शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक हैं। शिक्षा के उद्देश्य जैसे ज्ञानार्जन, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण जीवन स्पेंसर के अनुसार, सत्य की खोज प्लेटो के अनुसार आदि स्वतः मान मूल्यों के आधारशिला पर खड़े किए गए हैं। यह मूल्य शिक्षा सोच में से अधिक संबंध रखते हैं। अस्तु शिक्षक का ध्यान भौतिक वस्तुओं की ओर कम रहेगा। वह चाहेगा कि उसके छात्र सोच में विचारों की समस्या और मूल्य तत्व को ग्रहण करें। उनके अध्ययन की सामग्री बौद्धिक विषय ही होंगे, जैसे गणित, भाषा, साहित्य और धर्म और दर्शन। संभवतः प्राचीन काल से लेकर अब तक इन विषयों का प्राधान्य इसलिए रहा है कि इनके द्वारा सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। स्वतः मान मूल्यों की शिक्षण विधियों में चिंतन और तर्क को ज़्यादा महत्व मिला है। अब यह प्रश्न है कि क्या कोई ऐसे उपाय अपनाए जा सकते हैं जिनसे छात्रों को इन स्वतः मान अंतर्वर्ती मूल्यों को व्यवहार में लाकर अनुभव कराया जा सके। केवल व्याख्या या सिद्धांत की शिक्षा कारगर नहीं हो सकती। मूल्यों को पहले अध्यापक के और बाद में छात्र के व्यवहार में उतर कर अनुभवजन्य बनना चाहिए। उदाहरण के लिए सत्य क्या है, इसको समझने के बजाय उन्हें सत्य की शोध और खोज का व्यवहार सिखाया जाए। सुंदर का अनुभव छात्रों को उत्तम मनोभावों जैसे स्नेह, सहानुभूति और करुणा के माध्यम से कराया जा सकता है। शिव का अनुभव एक ऐसी जीवन शैली के द्वारा कराया जा सकता है जिसमें परस्पर सहयोग, परहित चिंतन और सेवा प्रधान हो। ऐसे सूक्ष्म मूल्यों की जड़ें मन में जमाने के लिए यह आवश्यक होगा कि विद्यालय का संपूर्ण वातावरण सुनियोजित ढंग से तैयार किया जाए। अब आते हैं यूनिट 2 इकाई 2 शंकराचार्य का दार्शनिक चिंतन में योगदान का वर्णन कीजिए, या फिर शंकराचार्य के वेदांत दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। शंकराचार्य का दार्शनिक चिंतन। शंकराचार्य ने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने मुख्य उपनिषदों ईश, केन,
कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और नृसिंहतापनीय के भाष्यों में ब्रह्म को मूल तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया और वादरायण व्यासकृत ब्रह्मसूत्र के भाष्य में अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। यहाँ उनके दार्शनिक चिंतन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा प्रस्तुत है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा। शंकराचार्य ने इस ब्रह्मांड के केवल मूल में केवल ब्रह्मा की सत्ता स्वीकार की है, जिनका ब्रह्मा अनादि अनंत और निराकार है। यही ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारक है। यही शंकर का अद्वैत है। शंकर के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्म अपनी इच्छा से अपने अंदर माया शक्ति का निर्माण करता है और फिर इस माया शक्ति के द्वारा इस नाना वस्तु जगत का निर्माण करता है। जगत के कर्ता के रूप में यह ब्रह्म साकार ब्रह्म अथवा ईश्वर के नाम से विभूषित होता है। आत्मा को शंकर ब्रह्म का अंश मानते हैं और चूंकि ब्रह्म अपने में पूर्ण सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है, इसलिए शंकर की सम्मति में आत्मा भी अपने में पूर्ण सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है। जीव के विषय में शंकर का मत है कि शरीर और इंद्रिय समूह के अध्यक्ष और कर्म फल का भोक्ता आत्मा ही जीव है। यही जीव मनुष्य शरीर के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। जगत को शंकर नाशवान और असत्य मानते हैं। उनकी दृष्टि से इस जगत एवं उसमें मानव जीवन का केवल व्यवहारिक सत्ता ही है। पदार्थ की अपनी वास्तविक सत्ता नहीं है। पदार्थ तो विचार शक्ति के तेज से चक्कर काटने से उत्पन्न भंवर जाल है। जिस प्रकार भंवर का कोई अपना पानी में भंवर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार पदार्थों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार यह मत भारतीय प्रत्ययवाद और प्लेटो में विचारवाद का बड़ा मेल खाता है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन ज्ञान और तर्क मीमांसा। शंकर ने ज्ञान को दो भागों में बांटा, अपरा लौकिक और व्यवहारिक तथा परा आध्यात्मिक। इस वस्तु जगत और मनु जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को उन्होंने अपरा ज्ञान कहा। उनकी दृष्टि से इस ज्ञान की केवल व्यवहारिक उपयोगिता है। इससे मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्त नहीं कर सकता। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं गीता की तत्व मीमांसा को वे परम ज्ञान मानते थे। उनकी दृष्टि से यही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शंकर ने श्रवण, मनन और निधिध्यासन की विधि का समर्थन किया, परंतु पराज्ञान के लिए वे श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन के साथ साधन चतुष्टय को आवश्यक मानते थे। उनकी दृष्टि से बिना साधन चतुष्टय नित्य अनित्य वस्तु विवेक, भोग, विरक्त हृदय, समदमादि, संयम और मुमुक्षुकत्व के पराज्ञान नहीं हो सकता। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन की मूल्य आचार मीमांसा। शंकर ने मनुष्य जीवन को दो रूपों में विभाजित किया। एक अपरा है व्यवहारिक जिसे कहते हैं, और दूसरा परा आध्यात्मिक। व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने मनुष्य को अपने वर्ण क्रम को निष्ठा एवं ईमानदारी से करने की सलाह दी है। इनका विश्वास है कि जो मनुष्य अपने वर्ण क्रम को जितनी निष्ठा एवं ईमानदारी से करेगा, व्यवहारिक दृष्टि से उतना ही सफल होगा। शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति के शंकर ने दो रूप स्वीकार किए हैं, एक जीवन की मुक्ति और दूसरी विधेय मुक्ति। इनके मत से किसी भी प्रकार की मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकर ने श्रवण, मनन और निधिध्यासन पर बल दिया है और इन सब के लिए साधन चतुष्टय को आवश्यक माना है। मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक को इन सब का पालन करना चाहिए। भारत में शिक्षा का स्वतंत्र रूप से विचार करना आधुनिक युग की देन है। इससे पूर्व के विचारक तो मनुष्य के जीवन पर समग्र रूप से विचार करते थे। शंकर ने भी शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, परंतु उनकी तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा के ज्ञान के स्वरूप एवं ज्ञान प्राप्त करने की विधियों और मूल्यों एवं आचार मीमांसा से शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी होती है। शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है और इस मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया। उनकी दृष्टि से जब मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि ब्रह्म सत्य है और शेष सब असत्य, तभी वह सांसारिक माया मोह से मुक्त होता है, भेद दृष्टि से मुक्त होता है और सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है। और इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है शिक्षा से। शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया। उनकी दृष्टि से शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, सा विद्या या विमुक्त है।
चौथा प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधाराओं की विवेचना कीजिए। शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा शिक्षण विधि संबंधी विचारों पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। या फिर गांधी जी के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें एवं उनकी इसकी सामसायिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। गांधी जी के शैक्षिक विचार। गांधी जी अपने समय में दी जाने वाली शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे और उनके विचार में ब्रिटिश काल की शिक्षा सैद्धांतिक अव्यवहारिक परीक्षा पास करके नौकरी करने की क्षमता देने वाली, शिक्षित बेकारी बढ़ाने वाली थी। ऐसी शिक्षा मानवीय, सामाजिक, राजनीतिक एवं नागरिक गुणों का विकास नहीं करती। देश की गरीबी हटाओ में इसका कोई योगदान न था। विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति और सभ्यता की दासता में भारतवासी जकड़े हुए थे। इन सबको दूर करने के लिए गांधी जी ने नए ढंग से शिक्षा के बारे में सोचा। शिक्षा का अभिप्राय। शिक्षा का अर्थ गांधी जी ने केवल लिखने पढ़ने या सरलता से नहीं लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा का आरंभ और अंत साक्षरता से नहीं है, यह तो पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित करने का एक साधन है। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा गुणों का सर्वोत्तम ढंग से चातुर्दिक ग्राह्य प्रकाशन। गांधी जी ने बताया कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों को की आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमताओं को उनके भीतर से बाहर निकाले और उत्तेजित करे। शिक्षा से मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा का मेल उचित और समरूप ढंग से होता है, जिससे मनुष्य पूर्ण बनता है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी विचार। प्रौढ़ शिक्षा का साधारण अर्थ उन वयस्क लोगों की शिक्षा से होता है जिन्हें बचपन में कोई भी शिक्षा न मिली और अथवा कुछ ही शिक्षा मिली और अब वो अशिक्षित माने जाते हैं। परंतु गांधी जी ने अपने बारे में कुछ विभिन्न विचार बताया है। मैं प्रौढ़ शिक्षा को उस साधारण अर्थ में जैसा हम लोग समझते हैं नहीं लूँगा, बल्कि वह तो अभिभावकों की शिक्षा होगी, जिससे वह अभिभावक अपने बच्चों के निर्माण में पर्याप्त उत्तरदायित्व निभा सकें। इसका मतलब है कि प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्र के अच्छे नागरिकों की शिक्षा है। स्वतंत्र भारत में तभी तो इसके अंतर्गत ज्ञान, स्वास्थ्य, अर्थ, संस्कृति और सामाजिकता के विकास का प्रोग्राम रखा गया है। गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा को भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जागृति का साधन माना। चरित्र, धर्म, राज्य, व्यापार, सेवा सभी के विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा एक प्रमुख साधन है। गांधी जी ने अपने इसके पाठ्यक्रम को व्यापक बनाया और इसमें उद्योग, कौशल, व्यापक नैतिकता, पारिवारिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण सब कुछ रखा गया है। स्त्री शिक्षा संबंधी विचार। प्रौढ़ शिक्षा के समान ही गांधी जी ने अपने देश की स्त्री शिक्षा पर भी दुखी थे। गांधी जी ने स्त्री को पुरुष के समान बताया तथा शिक्षा की सभी सुविधाओं को देने के लिए जोर दिया। यह अवश्य है कि गांधी जी सीता, दमयंती, द्रौपदी, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला आदि प्राचीन आदर्शों के समान आज की स्त्रियों को बनाना चाहते थे। इसलिए आधुनिक भाषा, साहित्य, कला, संगीत, श्रृंगार, वासना, उत्तेजक जीवन से दूर रखना चाहते थे। उन्हें वह घर गृहस्थी की शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य, सफाई, निरीक्षण, राष्ट्र सेवा, वीरता, साहस के कार्यों की शिक्षा देने के पक्ष में थे। शिक्षा का कार्य भी स्त्रियां करें जिससे वह समाज की अग्रदूतियां बने। समाज सुधार करने में वे ऐसी देवियां बना दी जाएं कि वे संसार को हिला दें। स्पष्ट है कि नवीन समाज एवं वातावरण के अनुकूल मर्यादित ढंग से स्त्री शिक्षा की व्यवस्था हो। शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को दो प्रकार से माना है का तत्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। तत्कालिक उद्देश्य चारित्रिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी ने इसे प्रमुख उद्देश्य बताया और कहा है कि बिना चरित्र के शिक्षा बेकार है। उनके शब्दों में सभी ज्ञान का लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। अन्यत्र भी उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने भीतर खोजना चाहिए कि और अपने निजी चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना चरित्र की शिक्षा किसी काम की और बिना प्रारंभिक व्यक्तिगत विशेषता के चरित्र किस काम का होता है। चरित्र निर्माण के लिए छात्रों को अपने साहस, बल, अवगुण, सद्गुण, प्रार्थना, सहयोग, प्रेम, सेवा, श्रद्धा को विकसित करना चाहिए। धनोपार्जन का उद्देश्य। शिक्षा को और जीविकोपार्जन एक साथ चलें, परंतु धनोपार्जन केवल जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, पूंजीवादी भावना से न हो। इसलिए इन्होंने जोर दिया था कि शिक्षा बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भरता का गुण छात्रों में, व्यक्तियों में विकसित किया जाए, तभी सर्वोदय होना संभव है। संस्कृति के विकास का उद्देश्य। गांधी जी के विचार से संस्कृति जीवन का आधार है। उन्होंने कहा है कि मैं शिक्षा के दार्शनिक पक्ष को उसकी साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ।
संस्कृति शिक्षा का आधार और विशेष अंग है जिससे बालिकाओं व बालक को प्राप्त करना चाहिए। संस्कृति बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की हो। बाह्य रूप में रहन सहन और तौर तरीके और आंतरिक रूप में उच्च एवं सद्भावनाएं निष्ठाएं आदि हैं। स्वभाव की पूर्णता का उद्देश्य। मानव स्वभाव दो ढंग से दिखाई देता है, व्यक्तित्व ढंग से और सामाजिक ढंग से। अतएव गांधी जी के विचार से शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सामाजिक स्वभाव की पूर्णता लाना होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने मनुष्य के हाथ, हृदय और मस्तिष्क का विकास एवं प्रयोग का रखा। सामाजिक स्वभाव में नागरिकों के उत्तरदायित्व को रखा। मानव स्वभाव को पूर्ण बनाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र विकास एवं मुक्ति का उद्देश्य। यह उद्देश्य भौतिक एवं आध्यात्मिक अर्थों में दिया जाता है। भौतिक अर्थ में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं से मुक्त करना शिक्षा का उद्देश्य होता है और आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञानार्जन, धर्म, सत्यनिष्ठा, आत्मा की पवित्रता प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। अंतिम उद्देश्य का संबंध जीवन के अंतिम एवं उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति में होता है। सत्य और ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य। गांधी जी लिखते हैं कि इस जगत में चाहे ईश्वर कहिए या सत्य कहिए, इसके सिवाय कोई कुछ निश्चित नहीं है। गांधी जी के लिए इस प्रकार ईश्वर सत्य है और सत्य ईश्वर है। अतएव जीवन को यह सर्वोच्च उद्देश्य है और शिक्षा जीवन का अभिन्न अंग है। अतएव शिक्षा का भी उद्देश्य सर्वोच्च ईश्वर और सत्ता की प्राप्ति होना चाहिए। सर्वोदय का उद्देश्य। गांधी जी पर भारतीय दर्शन वेदांत दर्शन का प्रभाव पड़ा था। इसके अनुसार व्यक्ति की भलाई में सभी की भलाई निहित होती है। यही तो सर्वोदय भावना है जिससे सभी सुखी, निरोग और निर्भर होकर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर S.M. पटेल ने लिखा है कि गांधी जी के दर्शन का सार यह है कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण में ही हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य यदि सर्वोदय हो तो तभी समाज वातावरण में व्यक्तित्व का विकास होता है। दासता से मुक्ति का उद्देश्य। हमारे ब्रिटिश शासकों ने हमें जिस तरह प्रशिक्षित किया उसका परिणाम दास बुद्धि रहा। गांधी जी ने शिक्षा के द्वारा इस दासता से मुक्ति प्रदान करने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले नौकर अवृत्ति को दूर करने के लिए जोर दिया। आज अपने देश में इंजीनियरों को स्वयं उद्योग साहस का प्रशिक्षण देकर दास बुद्धि से मुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिक्षा का अंतिम लक्ष्य गांधी जी के विचारानुसार मिलता है, जहां उन्होंने शिक्षा को सुरक्षा का अस्त्र बनाया। शिक्षा का पाठ्यक्रम। गांधी जी ने विदेशों में प्रचलित पाठ्यक्रम की ओर ध्यान दिया तो उन्हें ज्ञातपूर्वक ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक, संकीर्ण, एकांगी, दूषित एवं जीवन से दूर था। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की आवश्यकता, क्रियाशील उपयोगिता में आधारित करने को कहा और इस दृष्टि से हस्तकार्यों को प्रमुख एवं केंद्रीय विषय बनाया। पाठ्यक्रम के निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधार को भी अपनाया और बालकों की रुचियों एवं योग्यताओं के अनुसार हस्तकौशल के चुनाव पर जोर दिया। इसके लिए विविध हस्तकौशलों का समावेश पाठ्यक्रम में किए जाने का विचार उन्होंने रखा। शिक्षा विधियाँ। पाठ्यक्रम के अनुकूल गांधी जी ने शिक्षा विधियों को भी बताया है। पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता को उन्होंने प्रमुखता प्रदान की है। निम्न विधियों के प्रयोग के लिए उनके संकेत मिलते हैं। क्रिया विधि। हस्तकौशल चूँकि केंद्रीय विषय बनाया गया है इसलिए क्रिया विधि भी केंद्रीय विधि बन गई। हस्तकौशल शारीरिक शिक्षा, आचरण की शिक्षा के लिए व्यावहारिक ढंग से काम करना आवश्यक है। अस्तु क्रिया विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि हुई है। इस संबंध में गांधी जी ने लिखा है, मेरा विश्वास है कि मस्तिष्क की शिक्षा शारीरिक अंगों, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि से उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। प्रयोग दर्शन निरीक्षण विधि। क्रिया विधि के समान ही यह विधि भी होती है। प्रयोग विज्ञान शिक्षा के लिए एकमात्र विधि है। प्रदर्शन और एवं निरीक्षण गुण प्रयोग के ही अंग हैं। अतः इन तीनों को मिलाकर शिक्षा दी जाए, ऐसा गांधी जी का कहना था। अनुकरण विधि। बच्चों को पहले कार्य करके दिखाया जाता है, फिर वह अनुकरण करते हैं। कक्षा अध्यापक प्रदर्शन का अनुकरण बच्चे करते हैं। इस विधि के लिए गांधी जी का संकेत मिलता है। सहकारी विधि। व्यवहारिक कर्मों को अध्यापक एवं विद्यार्थी या विद्यार्थी मिलजुल कर करते हैं। इसलिए गांधी जी का कहना था कि शिक्षा सहकारी ढंग से दी जाए, जिससे बहुत से गुणों का विकास भी होता है। सहसंबंध की विधि। हस्तकौशल को केंद्र मानकर शिक्षा देने के पक्ष में गांधी जी हैं। इसके लिए सहसंबंध की विधि का प्रयोग करने के लिए वह कहते हैं, हस्तकौशल का ज्ञान देते समय गणित, भाषा, इतिहास सभी कुछ सिखाया जाए। मौखिक विधि। हस्तकौशल करते समय बहुत से प्रासंगिक बातों को मौखिक ही बताया जा सकता है, जैसे सूत काटने के समय सूत की बात, रुई की कहानी, उत्पादन आदि, जिनका संबंध विभिन्न विषयों से होता है। व्याख्यान, तर्क, विवेचन, प्रश्नोत्तर आदि विधियों से यह कार्य पूरा किया जा सकता है। संगीत विधि।
प्रार्थना के समय, ड्रिल्स के समय, कीर्तन भजन के समय इस विधि का प्रयोग होता है। अतः यह भी एक महत्वपूर्ण विधि है। चिंतन मनन की विधि। गांधी जी ने कहा कि चिंतन मनन की विधि से ही बालक केवल एक स्वस्थ शरीर का ही विकास नहीं करेगा बल्कि एक स्वस्थ और शक्तिशाली मस्तिष्क का भी विकास करेगा। शिक्षक, शिक्षार्थी तथा शिक्षालय संबंधी विचार। गांधी जी ने इनके विचारों में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया है। शिक्षक के बारे में उन्होंने कहा कि वे अपने आचरण को शुद्ध और जिस बात की शिक्षा दें उसको अपने जीवन में स्वयं अपनाएं। इसका कारण बताते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि छात्र भाषाओं और पुस्तकों की अपेक्षा शिक्षक के चरित्र, आचरण और व्यक्तित्व से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः शिक्षक का प्रथम गुण तथा चरित्र उत्तम रखना है। उसे अपने विषय का ज्ञान पूरा होना चाहिए। उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी ट्रेनिंग लिया होना चाहिए। उसका उत्तरदायित्व महान होता है और वह अपनी योग्यता, गुण, चरित्र, व्यक्तित्व से छात्रों के में प्रतिभा एवं क्षमता उत्पन्न करे, उन्हें योग्य बनावे। उसे ईमानदारी और अहिंसा एवं सभ्यता से अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। सजगता एवं सजीवता अध्यापक में अवश्य हो, अन्यथा उसके छात्र भी निर्जीव मशीन बनेंगे। शिक्षक चिंतनशील, उचितवान और क्रियान्वयन होना चाहिए। तपस्या का सीधा साधा जीवन अध्यापक बितावे। केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि कक्षा के बाहर भी वह छात्रों का ध्यान रखे, जैसे माता पिता अभिभावक रखते हैं। ऐसी स्थिति के बारे में गांधी जी के विचार हैं। शिक्षक का कार्य क्षेत्र केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी होता है। मुझे दुख है कि शिक्षक आजकल वेतनभोगी कर्मचारी के समान केवल कक्षा में पढ़ाने तक ही अपने आप को सीमित, अपने कर्तव्य को इतिश्री समझते हैं। कक्षा के बाहर हुए छात्र के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं। इससे छात्रों की बड़ी हानि होती है, उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व के विकास में पूरी सहायता नहीं मिलती। इन शब्दों में गांधी जी के अनुसार शिक्षक को बालक के चरित्र और व्यक्तित्व, ज्ञान एवं प्रतिभा, बुद्धि और कौशल के विकास के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेदार माना गया है। शिक्षालय के लिए गांधी जी ने प्राचीन आश्रम के आदर्श रखे हैं। उनके विचार से शिक्षालय प्रकृति के सुंदर, सुरभ्य और शांत स्थल पर हों, जहाँ का वातावरण आत्मा, मन और हृदय के विकास के लिए स्वयमेव अभिप्रेरणा प्रदान करें। शिक्षालय शिक्षार्थी के चरित्र निर्माण, विकास और कार्य पूरा करने का महान साधन होना चाहिए। शिक्षालय में शिक्षण का संगठन ऐसा रहे कि शिक्षार्थी को स्वावलंबी बनावे। शिक्षालय समुदाय के केंद्र बने और समुदाय की संपत्ति समझे जावे, जिन्हें सभी लोग सुरक्षित रखें। शिक्षालय समुदाय की संस्कृति प्रदान करे और समुदाय के जीवन के लिए शिक्षार्थी को तैयार कराएं, जिसके आधार पर शिक्षार्थी समुदाय का पुनर्निर्माण करने में समर्थ हुए। शिक्षालय को गांधी जी ने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास, आत्मानुभूति और अनुशासन का साधन माना है। अनुशासन संबंधी विचार। गांधी जी स्वतंत्र अनुशासन के विश्वासी थे। इस संबंध में दंड के विरोधी भी थे और दमनवादी सिद्धांत को नहीं मानते थे। स्वतंत्र अनुशासन के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए, साथ में स्वेच्छा से कार्य करना चाहिए। अनुशासन की भावना अपने भीतर होनी चाहिए। यह दो तरीकों से होता है, एक तो आत्मा नियंत्रण, आत्मसंयम या ब्रह्मचर्य से, और दूसरे मिलजुल कर रहने और काम करने से। गांधी जी का अनुशासन संबंधी विचार प्राचीन आधार पर होते हुए नए युग का था, जिस पर भारतीय ईसाई दर्शन और धर्म की छाप मिलती है। रसेल के शिक्षा सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। रसेल के शिक्षा सिद्धांत। रसेल द्वारा शिक्षा के क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। उन्होंने पाठशालाओं की दीवारों के बीच नन्हे बच्चों की आत्मा को पुकारते हुए पाया। उनकी छटपटाती जीवंतता, कुंठित होती हुई स्वतंत्रता को देखकर उनका संवेदनशील हृदय रो पड़ा। रसेल ने अभी स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि कुछ साधन संपन्न एवं धनी परिवारों के बच्चे ही शिक्षा पाते हैं। अनेकों एवं ज़्यादातर दीन परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। धनहीन था। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि शिक्षा अनुपयोगी और रूढ़वादी है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने यह दृश्य देखा कि गलत अनुशासन से शिक्षा जकड़ी हुई है। विद्यालयों में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं, उन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। विद्यालयों में प्रेम तथा ममता की हमेशा कमी रही है।
बच्चों के अंदर विद्यमान सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। रसेल ने इस डरावनी परिस्थिति को देखकर बहुत ही बेचैन हो उठे। वह तो घोर मानवतावादी था, इसलिए संसार के सभी मनुष्य की मंगल कामना करता था। अतएव रसेल ने अपना शिक्षा सिद्धांत निम्न तरीके से सुनिश्चित किया। स्व एवं सहयोगी अनुशासन। शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि उनमें बच्चे सहयोगी वातावरण में अपना विकास कर सकें। इस तरह के वातावरण में हो तो स्व एवं सहयोगी अनुशासन का विकास संभव हो सकता है। यह अनुशासन खेल के मैदान होना चाहिए। इसमें दबाव एवं डर की कमी हमेशा रहेगी। इसमें बच्चों को स्वतंत्र विकास का भी मौका मिलेगा। शिक्षा सार्वभौम तथा सबके लिए समान सुविधा की हो। महान मानवतावादी एवं संवेदनशील रसेल ने देखा कि संसार के कुछ साधन संपन्न तथा अमीर परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा तो है, लेकिन ज़्यादातर परिवार के बच्चे साधन तथा धन की कमी के कारण शिक्षा से वंचित हैं। इस तरह शिक्षा की व्यवस्था से किसी का भला नहीं होने वाला। इस संसार में शांति और व्यवस्था नहीं आ सकती। सभी मानवता के विकास की शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का द्वार बिना किसी तरह के भेदभाव के सभी के लिए खुला रहना चाहिए। यहाँ यह बात याद रखने के योग्य है कि सभी के लिए शिक्षा से यह तात्पर्य नहीं है कि बच्चों की व्यक्तिगत रुचि, प्रवृत्ति एवं प्रतिभा को विकसित करने का मौका न दिया जाए। 10 दिशा में शिक्षा को भरसक प्रयत्नशील जागरूक रहना है। शिक्षा उपयोगी हो। शिक्षा का उपयोगी एवं व्यवहारिक होना ही उनका सामान्य महत्व है। जो शिक्षा उपयोगी नहीं वह सामान्य जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होती। आज भारत में यह एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि वर्तमान शिक्षा उपयोगी नहीं है, और इसका फल होता है कि शिक्षा को पाकर निकलने वाले सामान्य युवक युवतियाँ बेकारी के अंधकार में भटकते रहते हैं। इसलिए रसेल का यह विचार ठीक ही है कि सामान्य शिक्षा का जीवन उपयोगी होना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान और तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशिष्ट व्यवस्था। शिक्षा की सुविधा जहाँ सबके लिए हो, वहाँ मेधावी एवं प्रतिभा संपन्न बच्चों के लिए विज्ञान एवं तकनीक की विशेष शिक्षा की सुविधा हो। इससे वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की उन्नति हो सकेगी। बच्चों के अंदर उपस्थित सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को जगाया जाए। यह मनोविज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है कि बच्चों में सीखने, काम करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। अतः सच्ची शिक्षा वही है जो उनके अंदर निहित स्वाभाविक प्रवृत्ति को जगाए और विकास की ओर अग्रसर करे। यह भी देखा जाता है कि बच्चे स्वतंत्र ही चलने और तथा बोलने को उद्यत होते हैं। यह उनके अंदर निहित क्रियात्मक शक्ति का ही परिचायक है। इसे जगाने, विकसित करने के लिए छड़ी तथा डरावनी वस्तु का सहारा नहीं लिया जा सकता है। शिक्षा मानवीय तत्वों से पूर्ण। रसेल ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा का सिर्फ उपयोगी होना ही सब कुछ नहीं है, उसमें मानवीय तत्वों का समावेश होना भी जरूरी है। बिना मानवीय तत्वों के मात्र उपयोगी शिक्षा बंधुत्व, प्रेम, सद्भावना, परोपकार भावना कहाँ प्राप्त कर सकेगी। चरित्र की शिक्षा। वर्तमान समय में चरित्र की शिक्षा भी अनिवार्य है। बच्चों में साहस, रचनात्मक भाव, सत्यप्रियता, सद्भावना, प्रेम, क्रीड़ा प्रियता एवं सहानुभूति जैसे गुणों का विकास किया जाए। स्वस्थ एवं साहसी बच्चों का निर्माण। रसेल के शिक्षा के सिद्धांत का मुख्य मंत्र है स्वस्थ एवं साहसी मानव का निर्माण। जिस शिक्षा में डरपोक व अस्वस्थ मनुष्य का निर्माण होता है, वह शिक्षा किसी भी अर्थ में शिक्षा नहीं हो सकती। उसमें जन्म से ही बच्चों के समुचित लालन व पोषण को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। ऐसा देखने में आया कि माता के डरपोक होने से बच्चों में भय का समावेश अनजाने में ही हो जाता है। इसलिए माता पिता के निडर होने की भी ज़रूरत है। यह तभी हो सकता है जब उनका शिक्षण हो। विद्यालय का वातावरण भी होना जरूरी है। यौन शिक्षा का समावेश। रसेल ने स्पष्ट रूप से माना है कि आज के मनुष्य में ज़्यादातर मानसिक तनाव व ग्रंथियाँ उपयुक्त यौन शिक्षा की कमी से है। इसलिए आधुनिक शिक्षा में उपयुक्त एवं उपयोगी यौन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, रसेल की शिक्षा पद्धति का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। रसेल की शिक्षा पद्धति का प्रयोजन। रसेल ने शिक्षा पर विचार करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। रसेल के अनुसार बिना उद्देश्य के शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। वास्तव में शिक्षा के उद्देश्य देश, काल एवं सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होते हैं। जीवंत शिक्षा वही है जिसके उद्देश्य जीवन के अनुरूप व उसकी इच्छाओं, आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में सक्षम है। शिक्षा के उद्देश्य एकल नहीं होने चाहिए, वे तो सर्वांगीण दृष्टिकोण के अनुरूप निर्मित होते हैं। वास्तव में शिक्षा उद्देश्य प्रबुद्ध, सुविकसित, संवेदनशील, जीवंत, साहसी तथा प्रगतिशील मानव का निर्माण करना है। यहाँ रसेल द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। साहस का समावेश। साहस एक नैसर्गिक गुण है
जिस मानव में साहस नहीं है वो कीड़े मकोड़े से भी बदतर है। अनावश्यक डर की अनुपस्थिति में ही तो वास्तविक साहस है। साहस के बिना प्रगति, निर्माण व अन्वेषण संभव नहीं है। साहस की कमी से मनुष्य का जीवन नीरस व दुखमय हो जाता है। उसका जीवन भी बेकार, जीना बेकार है। माताओं में साहस की कमी बच्चों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। साहस के बल पर मानव एवरेस्ट, अंतरिक्ष व चांद पर विजय प्राप्त कर सका है। साहस के बल पर अमेरिका की खोज हो सकी। इस तरह मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के लिए साहस एक अमूल्य कुंजी है। अतः शिक्षा एक महान उद्देश्य बच्चों में साहस का समावेश करना है। ओजस्विता का विकास और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ओजस्विता की अधिक महत्व है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सुंदर और बुलंद होता है ओजस्विता का विकास, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हो तो, और लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।